हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 10 चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ टॉपिक क्लियर कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, एक बार आप उसे चेकआउट कर सकते हो। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि इसमें दिया गया है कि हम सबको पता है जब लोगों के पास स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट नहीं हुआ करती थी तो वो लोग अपने फुट से या फिंगर से इस चीज़ों से अपनी कोई भी डिस्टेंस को कवर करते थे, उनकी यूनिट को मेजर करते थे। और साथ में ये देखने को मिला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो बहुत अच्छा मेजरमेंट किया करते थे, हर लेंथ को अच्छे से मेजर करते थे, क्योंकि हमें ये एविडेंस मिल चुका है कि उनके जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थे बहुत सही थे। A cubit as the length of the elbow to the fingertip was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts ऑफ द वर्ल्ड। और पहले इजिप्ट में जब कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ करता था तो वो लोग एल्बो से फिंगर की टिप्स तक मेजर करते थे किसी भी चीज को। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। और लोग अपने फुट से किसी भी लेंथ को मेजर करते थे, वो एक यूनिट हुआ करती थी उनके लिए और पूरा वर्ल्ड इसे यूज करता था। और जो हम फुट से किसी भी लेंथ को मेजर करते थे ये हर रीजन टू रीजन में वेरी होता था, हर रीजन में ये यूज हुआ करता था। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ अ क्लोथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द outstretched arm and their chin. The Roman measured with their pace और steps. अब जब लोग अपने क्लोथ को मेजर करते थे तो वो लोग अपनी चिन से लेकर अपनी आर्म तक मेजर करते थे, इस तरह से उनको लेंथ का अंदाजा होता था। और रोमन्स में अपने फुट स्टेप से मेजर किए करते थे। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजर यूज्ड वेयर एंड अंगुल। और पहले के टाइम में इंडिया में जब लोग छोटी लेंथ को मेजर करते थे तो वो अपनी फिंगर और अपनी मुट्ठी से मेजर किया करते थे। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग दियर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर अ गार्डलाइन इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। हालांकि हमें आज भी देखने को यह मिलता है कि जो फ्लावर सेलर होते जब अपने फूल को बेचते हैं तो वो भी अपनी मुट्ठी में बंद करके उतनी लेंथ को उतना वो यूनिट को मेजर करते हैं, और ये आज भी देखने को मिलता है। मैनी सच बॉडी पार्ट कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जितने पार्ट्स है वो कुछ ना कुछ काम में आते हैं, जैसे कि मेजर करने में। जैसे कि हमने अपने हाथ को लिया, हमने अपने फुट को लिया, तो इस तरह से हमारा कोई ना कोई बॉडी पार्ट इस चीज में यूज होता है। However, everyone body part could be slightly different size. हालांकि हम सबको ये पता है कि कोई ना कोई हमारा बॉडी पार्ट स्लाइटली डिफरेंट है, उसका साइज थोड़ा डिफरेंट है। दिस मस्ट हैव कॉज कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। और इससे हमें बहुत कंफ्यूजन होती किसी भी मेजरमेंट से। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड दी मैट्रिक सिस्टम। और 1719 में हमको यहाँ देखने को मिला कि जो फ्रेंच थे उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट निकाली थी जिसको उन्होंने नाम दिया मैट्रिक सिस्टम। फॉर द शेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और इस तरह से साइंटिस्टों ने भी वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड यूनिट को एक्सेप्ट किया था। द सिस्टम of unit now used is known as the International System of Unit SI Unit। और उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम आज भी यूज करते हैं, पर उसका नाम अब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI यूनिट भी कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। और जो SI यूनिट की लेंथ होती है वो मीटर में होती है। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6।
और मीटर स्केल आपको नीचे शो हो रही है फिगर 10.6 में, ये आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी मीटर स्केल। तो इसको कहते हैं हम SI यूनिट। ऑल्सो शो इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बुक। और ऐसे ही हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होती है जो कि 15 सेंटीमीटर की होती है, उसको भी हम SI यूनिट कहेंगे। ईच मीटर is divided into 100 equal division called centimeter. Each centimeter has 10 equal division called millimeter. Thus 1 meter, 100 centimeter, 1 centimeter, 10 millimeter. और हमारे जो मीटर होते हैं वो डिवाइड होता है 100 इक्वल डिवीजन में, जिसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। और हर एक सेंटीमीटर 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होता है, जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। और ये याद रखिएगा, एक मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का और एक सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर का। ये आपको यूनिट दी गई है, इसको ठीक से देखिएगा, ये आगे भी काम आते हैं। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, meter is not convenient unit. We define a large unit of land. It is called kilometer. और जैसे कि हम कभी-कभी लार्ज डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं, तो ये जो मीटर दिया गया है ये कन्वीनियंट नहीं होता है, ये इनफ नहीं होता है कि ये लार्ज डिस्टेंस को कवर कर सके। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए एक यूनिट आती है जिसको हम कहते हैं लेंथ, और ये होती है किलोमीटर में, जिसकी यूनिट होती है km। और 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर का। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट। और अब हम ये मेजरमेंट की सारी चीजें रिपीट करेंगे और एक स्टैंडर्ड स्केल यूज करेंगे इसमें, जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं SI यूनिट को। बिफोर वी डू दैट, वी डू नीड टू नो द करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम सही मेजर ले रहे हैं, सही लेंथ को, सही डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं। कम ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब आपको पता तो चल गया है कि हम SI यूनिट किसको कहते हैं, सेंटीमीटर, मीटर क्या होता है, पर लेकिन अब हमें ये मेजर करना ही नहीं आएगा तो कैसा काम चलेगा। तो अब हम इस बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी लेंथ को हम सही मेजर कैसे करेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत अलग अलग टाइप की मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं। वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। हम मीटर स्केल यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। अ टेलर यूज अ टेप, वेयर एज अ क्लॉथ मर्चेंट यूज अ मीटर रॉड। जो टेलर होता है वो टेप यूज करता है मेजर करने के लिए, और जो क्लॉथ मर्चेंट होता है वो मीटर रॉड को यूज करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो हमारे पास एक सुटेबल डिवाइस होना चाहिए। वी कैन नॉट मेजर द ब्रेथ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग द मीटर स्केल फॉर इंटेंस। और याद रखिएगा, हम मीटर स्केल से पेड़ की परिधि और अपनी छाती का आकार नहीं नाप सकते। मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। इसके लिए मेजरिंग टेप जो टेलर यूज करते हैं वो बहुत सुटेबल होता है इस चीज के लिए। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज अ लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन सी 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। और किसी भी छोटी मेजरमेंट के लिए, जैसे कि आपकी पेंसिल हो गई है, इसकी लेंथ को जब हम नापेंगे तो आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में 15 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है, उससे नाप सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। और किसी भी लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमें कुछ ध्यान रखने चाहिए, कुछ ये जैसे कि आपको पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे। फर्स्ट पॉइंट है, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग द लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। तो सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी जैसे ऑब्जेक्ट को नापेंगे तो उसको सही प्लेस पे रखेंगे, जैसे कि आपको फिगर 10.7 में दिया गया है। जैसे कोई भी बॉक्स को नाप रहे हैं तो उसकी पॉइंट को देखो किस तरह से उसने स्केल को रखा है। इन सम स्केल्स द एंड मे बी ब्रोकन। और हमें ये पता है कि किसी किसी स्केल के एंड टूट जाते हैं। यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। और हमें कभी कभी जीरो मार्क क्लियरली दिखाई नहीं देता, जैसे कि आपको फिगर 10.8a में दिया गया है। ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जीरो मार्क नहीं दिखाई दे रहा है।
तो इस केस में क्या करोगे? यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। तो हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना है उस मेजरमेंट को। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर। अगर आपके स्केल में कोई जीरो नंबर नहीं दिया गया है तो आप उसको 1.0 सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हो, जैसे कि फिगर 10.8 बी में दिया गया है नीचे। इस फिगर में देखो, इस तरह से आप मेजर करोगे। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। जब आप मेजर कर लोगे तब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसकी रीडिंग निकालोगे एक एंड से दूसरे एंड तक। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है फिगर 10.8 बी में, द रीडिंग एट one end is 1.0 centimeter and other end it is 14.3 centimeter। तो आपको फिगर 10.8 बी में ये दो रीडिंग निकाली आपने। पहला एंड आपने निकाला 1.0 सेंटीमीटर का और दूसरा एंड निकाला आपने 14.3 सेंटीमीटर का। तो आप इसकी लेंथ को इस तरह सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। अब तीसरा पॉइंट दिया गया है, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टेकिंग मेजरमेंट। अब ऐसे नहीं कि आपने स्केल तो सही रख दी है, सब कुछ सही कर दिया और आपकी नजरें सही नहीं है, तो अपनी आईज उस पोजीशन में रखना, किस जगह से मेजर हो रहा है, कहाँ तक। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट of the point where measurement is to be taken as shown in figure 10.9. Position B is the correct position of the eye। आपको फिगर 10.9 में एक डायग्राम दिया गया है, वहां पे बताया है कि आपको किस तरह से अपनी आईज को सुटेबल रखना है जब मेजर कर रहे हो किसी भी चीज को। तो जैसे कि आपको ये फिगर दिया गया है, ये वाला डायग्राम देखिएगा। इस तरह से अपनी आईज की पोजीशन रखोगे आप। नोट दैट from position B the reading is 7.5 centimeter। from position A and C the reading may be different। अब देखो, जैसे कि आपने नीचे डायग्राम देखा है कि तीन लोग उस स्केल की पोजीशन को देख रहे हैं, उस पॉइंट को देख रहे हैं, पर लेकिन हमें ये देखने को मिला कि जो पोजीशन बी है उसकी रीडिंग आ रही है 7 सेंटीमीटर, पर लेकिन जो ए और सी है उनकी रीडिंग अलग अलग आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एक ही पोजीशन में खड़े नहीं है, उनकी पोजीशन अलग अलग चेंज हुई है। एक्टिविटी 3 में आते हैं, मेजरिंग द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैम एंड देन यूजिंग अ मीटर स्केल। अब आपको एक्टिविटी 3 दी गई है, आपने अपने क्लासमेट की हाइट नापनी है अपने हैंड स्पैम से और मीटर स्केल से। तो आप अपने क्लासमेट को बोलोगे कि आप अपनी बैग दीवार की साइड कर दो। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। तो उस वॉल में एक मार्क लगा दोगे जहां तक उसका हेड आ रहा है। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैम एंड देन विद अ मीटर। अब आप फर्श से दीवार तक इस निशान तक की दूरी को अपने हाथ से और फिर मीटर स्केल से नापोगे। लेट ऑल अदर स्टूडेंट मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। और इसी तरह से और भी स्टूडेंट मेजर करेंगे इस लेंथ को और इस रिकॉर्ड को ऑब्जर्वेशन टेबल 10.3 में लिखोगे। स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट। और सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट को ध्यान से देखोगे कि किस क्या क्या उनकी मेजरिंग आ रही है। द रिजल्ट इन कॉलम 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different from different students। और हमें ये देखने को मिलता है कि जो कॉलम 2 में आपको दिया गया है कि हाइट ऑफ हैंड स्पैम, ये थोड़ा डिफरेंट आ सकता है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग हाथों की साइज होती है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट लेंथ आ सकती है। लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3 where the measure look at the result in column 3 where the measurement are done using a standard scale। और हमने कॉलम 3 में देखा कि जो हम मेजर कर रहे हैं वो हम स्टैंडर्ड स्केल से मेजर करेंगे। द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। अब हमें देखने को मिलता है कि ये थोड़ा सेम आ रहा है, स्टैंडर्ड स्केल से आपने किया था वो थोड़ा लेंथ उनकी सही आ रही है, पर क्या ये एग्जैक्टली इक्वल आ रही है? इफ नॉट व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस। अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है?
आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैम। हालांकि इसमें तो सारे स्टैंडर्ड स्केल यूज कर रहे हैं और कोई भी हैंड स्पैम यूज नहीं कर रहा, तो ऐसा गलत क्यों आएगा? दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। तो इससे पता चलता है कि थोड़ा कुछ एरर आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है उस ऑब्जर्वेशन में। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन मेजरमेंट। तो आगे की मेजरमेंट की पढ़ाई हम हायर क्लास में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। अब आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन की मेजरिंग तो कर ली, अब आते हैं हम कर्व लाइन में। We cannot measure the length of the curved line directly by using a meter scale. We can use a thread to measure the length of a curved line. अब हमको पता है कि हम किसी भी कर्व लाइन की मेजरिंग एक मेजर स्केल से तो नहीं कर सकते, मीटर स्केल से नहीं कर सकते, तो हम मेजर करेंगे इसको थ्रेड से। एक्टिविटी 4 दी गई है, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी, फिगर 10.10। अब जैसे कि आपको फिगर 10.10 दिया गया है, इस तरह से हम ये एक्टिविटी करेंगे कि किसी भी कर्व लाइन को हम थ्रेड से मेजर करेंगे। पुट अ नोट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। तो जहाँ ये मार्क करा है कि एंड टू एंड, इसको हम इस तरह से लगा देंगे जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में दिया गया है, ए और बी पॉइंट दिया गया है, तो इस तरह से हम नोट बना देंगे। प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए। एक नोट को तो हम पॉइंट ए में रख देंगे। नाउ प्लेस द स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर एंड थंब। और हम जैसे कि एक कर्व लाइन बन रही है, तो उस तरह से हम अपनी थ्रेड को भी मूव करेंगे, एक कर्व शेप देंगे उसको, और अपने फिंगर और थंब से उसको होल्ड करके रखेंगे। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड। और एक हाथ से इस थ्रेड को होल्ड करोगे। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन। और एक हाथ का यूज आप उसको कर्व लाइन में यूज करोगे। एक हाथ से तो आपने थ्रेड को पकड़ लिया और एक हाथ से आप मार्क करोगे। गो ऑन रिपीट दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द कर्व लाइन इज रीच्ड। तो इसी तरह से आप पॉइंट बी जो एंड पॉइंट है उसको भी इसी प्रोसेस से करोगे। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द एंड बी। तो उस जगह जहाँ पे एंड बी आ रहा है वहां पे आप उस मार्क को टच कर दोगे। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। अब जैसे कि आपने थ्रेड से नाप लिया, अब उस थ्रेड को एक मीटर स्केल है आपके पास, उसमें नापोगे। मेजर द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगनिंग एंड फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। जब आपने सब कुछ मेजर कर लिया, अब उस थ्रेड को मीटर स्केल में नापोगे, तो उनके बीच की लेंथ आप निकाल पाओगे कितनी लेंथ आ रही है। दिस गिव द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। तो इससे हमें ए बी की लेंथ का पता चल जाएगा। वी सी दैट वी नीड a lot of care to ensure that we are measuring distance and length correctly। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कोई भी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, कोई भी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो वो हमें ध्यान से करना चाहिए, सही करना चाहिए। एंड वी नीड some standard unit and device with which we measure these distance can convey our result to other। और जो भी हम मेजर कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल यूनिट है चाहे वो बिग यूनिट है, कोई भी यूनिट हम मेजर कर रहे हैं, किसी भी चीज का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो एक सुटेबल मेजरमेंट हमारे पास होना चाहिए। आते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। एक्टिविटी 5 दी गई है, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली। अब आप कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में सोचोगे जो आपने अभी रिसेंटली में देखा है। लिस्ट दैम टेबल 10.4 और उसको टेबल 10.4 में उतारोगे। नीचे आपको ये टेबल दी गई है, उसमें उतारोगे। दिस में इंक्लूड अ स्कूल बैग, अ मॉस्किटो, टेबल, पीपल सिटिंग, अ चेयर और पीपल मूविंग अबाउट। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका स्कूल बैग हो गया, मॉस्किटो हो गया, टेबल हो गया, लोग बैठ रहे हैं चेयर में, मूव हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। और उस लिस्ट में बटरफ्लाई, डॉग, काउ, आपका हैंड, स्मॉल बेबी, कोई फिश है वाटर में, हाउस, फैक्ट्री, कोई भी पीस है स्टोन का, हॉर्स और बैट बॉल, कोई भी ट्रेन मूव हो रही है, स्विंग मशीन, क्लॉक, हैंड ऑफ क्लॉक, ये सारी चीजें आप इसमें भी लिख सकते हो। मेक यूर लिस्ट अ लार्ज
एज यू कैन। आप अपनी लिस्ट को बड़ी भी बना सकते हो अपनी मर्जी से। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर द रेस्ट। और इसमें आप बताओ कि कौन सी चीज मूव हो रही है और कौन सी चीज रेस्ट में है, एक जगह रुकी है। तो आपको जैसे नीचे ये टेबल दी गई है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए, इसको देखिएगा और फिर अपनी आप लिस्ट को भी बड़ी कर सकते हो जितना भी आपको पता है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम while the table is at the same place। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जो बर्ड होती है वो एक सामने एक ही जगह नहीं रहती है, लेकिन जो टेबल होता है वो एक ही प्लेस में, एक ही जगह में, उसी टाइम में वही रहता है। On these basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कि वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है। लेट अस लुक मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। आइए अब हम देखते हैं कि आंट कैसे मूव करती है, इसको हम नजदीकी से देखते हैं। तो एक्टिविटी 6 दी गई है, सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स। तो हम एक जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आंट रहती है, चींटियां रहती हैं। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन। तो उस ग्राउंड में हम लार्ज वाइट शीट पेपर लगा देंगे और उसके ऊपर हम थोड़े थोड़े शुगर डाल देंगे। आंट आर लाइकली टू बी अट्रैक्ट to the sugar and you will find many ant crawling on the sheet of paper soon। अब हमें पता है कि जब हम कोई मीठी चीज डालते हैं कहीं भी, तो वहां पे चींटियां एकदम से अट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे ही हम इस एक्टिविटी में करेंगे। फॉर एनी वन ant write and make a small mark with a pencil near its position when it just crawled on to the sheet of paper figure 10.11। अब जब चींटी उस शीट ऑफ पेपर में मूव करेगी तो हम उसकी पोजीशन को भी पेंसिल से मार्क करते रहेंगे कहाँ कहाँ वो मूव हो रही है, जैसे कि आपको फिगर 10.11 में दिया गया है। कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एज इट मूव along a sheet of paper। अगर जैसे ही वो मूव होता रहेगा उस शीट में, तो हम हर सेकंड में मार्क करते रहेंगे। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑन दिस शुगर एंड द आंट। और कुछ टाइम बाद हम उस पेपर को हिला देंगे जिसमें शुगर और आंट रखी गई है। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट यू हैव मार्क्ड विद एरो टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज मूविंग। उसके बाद हम उस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे जहां हमने मार्क किया था, वहां हम एरो लगा देंगे जहां जहां चींटियां मूव हुई। ईच पॉइंट यू हैव मार्क शो वेयर द आंट मूव टू इन इंटरवल ऑफ अ फ्यू सेकेंड। और जब आप पॉइंट करोगे, अब जब आप मार्क करने लग जाओगे तो आप देखोगे कि आंट कुछ सेकंड बाद कहाँ चले गई। मोशन सीम to be some kind of change in the position of an object with time। किसी भी मोशन के साथ किसी भी वस्तु का, कोई भी ऑब्जेक्ट का किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रतीत होता है कि नहीं। एक्टिविटी 5 में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे जैसे कि क्लॉक, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन। ये सारी चीजें ग्रुपिंग में कहाँ रखी गई है। आर दिस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या ये सारी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है। नो। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ दियर पार्ट। क्या इसका कोई पार्ट मूव होता है। द ब्लेड ऑफ द फैन और द हैंड ऑफ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग। ये चीज तो हमें पता है कि मूव नहीं होती है, पर लेकिन जो इनके अंदर के पार्ट्स है जैसे कि पंखे की ब्लेड्स हो गए, क्लॉक की निडल हो गई, ये मूव होती है। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आर्ट और ट्रेन। क्या इनकी मूवमेंट चींटी और ट्रेन के जैसे सिमिलर होती है। लेट अस नाउ लुक एट द सम टाइप ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। आइए अब हम कुछ टाइप्स देखेंगे मोशन के और समझेंगे इनके डिफरेंस। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें हम मोशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पार्ट्स ऑफ सोल्जर इन अ परेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, फिगर 10.12।
अब देखो, आपने ऑब्जर्व करा होगा मोशंस के बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर्स दी गई है नीचे। जैसे गाड़ी चल रही है किसी रोड में और सोल्जर परेड कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का मोशन है। व्हाट काइंड मोशन इज दिस? तो ये किस तरीके का मोशन चल रहा है? मोशन तो हो रहा है, पर किस तरीके का है ये? स्प्रिंटर इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो भी 100 मीटर की रेस करते हैं किसी स्ट्रेट ट्रैक में। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग? क्या आप इसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हो जो आपके आसपास होते हैं? जो भी कुछ मोशन होता है उसका एग्जाम्पल लेना है आपको। इन ऑल दिस एग्जाम्पल वी सी डैट द ऑब्जेक्ट मूव along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े, जैसे कि कोई गाड़ी रोड में चल रही है, मार्च पास हो रहा है, या कोई भी दौड़ हो रही है किसी ट्रैक में, तो आपने देखा होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका मोशन हो रहा है, तो वाला टाइप होगा हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। आते हैं एक्टिविटी 7 में। टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड रील इट विद योर हैंड। तो आपको एक्टिविटी 7 दी गई है, इसमें इसने बोला है कि आप एक पत्थर लोगे और उसमें धागा टाइट करोगी, उसको बांध दोगी, उसके बाद अपने हाथों से उसको घुमाओगे। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। वी सी दैट द स्टोन मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अब जैसे कि आप कोई भी पत्थर घुमाने लग गए अपने हाथों से, तो अब आप उस पत्थर की मोशन देखोगे। आपने नोटिस करा कि जो स्टोन है वो सर्कुलर वे में घूम रहा है। In this motion, the distance of the stone from your hand remain the same. This type of motion is a circular motion. आपने इस मोशन में देखा कि जब आप स्टोन को घुमा रहे हो तो उस स्टोन की डिस्टेंस आपके हाथ की डिस्टेंस से सेम ही है, कोई उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ सर्कल वे में घूम रही है, उसका मोशन हो रहा है सर्कल में, तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दी गए सर्कुलर मोशन के, ये आपके सर्कुलर मोशन में आते हैं। अब जैसे कि एक मोशन दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फैन है, उसकी ब्लेड्स देखो, ठीक है, और जो आप हाथों में वॉच पहनते हैं उसकी क्लॉक देखो, उसकी जो सुई होती है उसकी सुई भी क्या करती है, सर्कुलर वे में घूमती है। फैन की जो ब्लेड्स है वो भी सर्कुलर वे में घूमता है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए सर्कुलर मोशन के। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखे थे ऊपर सर्कुलर फैन के और वॉच के, तो इनका मोशन खुद से ही होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। बट द ब्लेड ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड ऑफ अ क्लॉक। लेकिन आपने एक फैन तो देखा होगा जिसकी ब्लेड होती है और वो रोटेट होता है खुद से, उसके हाथ भी रोटेट होते हैं और उसके ब्लेड भी रोटेट होता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इफ यू मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ अ फैन और on the hand of the clock, the distance of the point from the center of the fan or the clock will remain same as they rotate. अगर हम फैन की ब्लेड्स और जो हमारे हाथों में क्लॉक रहती है उनका डिस्टेंस नापेंगे सेंटर पॉइंट से, तो फैन और क्लॉक की जो डिस्टेंस आती है वो सेम ही आती है जब वो रोटेट होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट मोशन आफ्टर सम टाइम। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं उनकी मोशन सेम टाइम पे। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जो एक ही सामने रिपीट हो रहा है उसका मोशन, उसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7। अब आपको एक स्टोन लेना है, उसको टाई करना है उसी तरह से जैसे कि आपने एक्टिविटी 7 में देखा था। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। अब क्या करोगे, उस स्ट्रिंग को जिस धागे से आपने बांधा था पत्थर को अपने हाथ से नीचे के लिए हैंग आउट कर लोगे, लटका दोगे। दिस इज अ पेंडुलम। तो वो किस तरह से दिखेगा, एक पेंडुलम की तरह, जैसे कि पेंडुलम वॉच होती है, इस पिक्चर में देखो इस तरह से वो बन जाएगा। पुल द स्टोन
टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट। अब आप उसको पुल करोगे उस स्टोन को दूसरे हाथ से, आप देखोगे कि किस तरह से वो मोशन कर रहा है। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन, वो अब मोशन में आ चुका है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो यही एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो एक ही सामने बार बार रिपीट हो रहा है। A branch of a tree moving to and fro, motion of a child on a swing, string of a guitar, or the member of a drums being played are all example of periodic motion। आप तो आपको ये ऊपर एग्जांपल्स दिए गए थे कि कोई भी ट्री का मूव हो रहा है आगे पीछे, या फिर और चाइल्ड तैर रहा है, या फिर कोई गिटार है उसकी जो स्ट्रिंग्स होती है वो मोशन में आ रही है, तबला, और जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे पेंडुलम वॉच हो गई। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे पीरियोडिक मोशन। वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। फिगर 10.14। और जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका मोशन रिपीट होता रहता है और इनकी टाइमिंग फिक्स्ड इंटरवल टाइमिंग रहती है, जैसे कि आपको एग्जांपल्स दिए गए थे यहाँ ऊपर 10.14। डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? क्या आपने ऑब्जर्व करा स्विंग मशीन को जो कि आपको एक्टिविटी 5 में दी गई थी? You must have observed that it remained at the same location while any point on its wheel move with a circular motion। तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि उसकी जो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन सेम है, पर लेकिन जो उसके व्हील्स हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव हो रहे हैं। It also has a needle that move up and down continuously as long as the wheel rotate। इसमें एक सुई रहती है जो लगातार ऊपर नीचे चलती रहती है जब तक ये घूमता है। तो ये ऐसा होता है कि नहीं। दिस निडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन। तो इससे पता चलता है जो इसकी जो निडल होती है वो पीरियोडिक मोशन में चलती रहती है। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड? क्या आपने सामने से ऑब्जर्व करा है किसी बॉल का मोशन जो वो ग्राउंड में रहती है? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground। जो बॉल होती है वो जमीन पर घूम रही है और साथ ही जमीन के साथ आगे बढ़ रही है। Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion। तो इससे हमें पता चलता है जो बॉल मूव हो रही है ग्राउंड में उसमें दो टाइप का मोशन हो रहा है, एक हो रहा है रेक्टिलिनियर मोशन, एक हो रहा है रोटेशनल मोशन। Can you think of the other example where objects undergo combination of different type of motion? क्या आप इस तरह से एग्जाम्पल और ले सकते हो जिसमें दो टाइप्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है मोशन का? We did many measurement activity and discussed some kind of motion। तो इस टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा है, बहुत सारे मोशनों के बारे में भी देखा। हर ऑब्जेक्ट में एक ही मोशन नहीं होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। We saw that motion is a change in the position of an object with time। तो हमने ये भी देखा जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो उसकी पोजीशन में चेंज होता रहता है बस। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। तो इन जो ये पोजीशन चेंज होती रहती है इसमें हमें डिस्टेंस के बारे में पता चलता है कि कितने डिस्टेंस में ये मूव हो रहा है। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। तो इसके अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि कोई भी मोशन कितनी तेजी से और कितनी स्लो भी हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, अ रिवर फ्लोइंग, एन एरोप्लेन फ्लाइंग, मून गोइंग around the earth and blood flowing inside our body show that there is motion everywhere around us। तो मूवमेंट हर जगह होता है, जैसे कि ग्राउंड में कोई स्नेल मूव कर रहा है या फिर बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में फीटिंग कर रही है, किसी रिवर का फ्लो होना, एरोप्लेन उड़ रहा है, या फिर मूव अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रही है, या फिर हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक मोशन के अंदर आती है। तो इसमें हमें पता चलता है कि ये मोशन हमारे चारों तरफ होता है, हर जगह होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको यहाँ चैप्टर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।